नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पेंशनर्स की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से कई सालों से कर्मचारी जो हैं वो मांग कर रहे हैं और इस बार बजट आने से पहले एक बार फिर से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाई है इस मुद्दे पर कि पेंशनर्स आखिर कितना इंतजार करेंगे, सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर विराम लगाए और पेंशनर्स को राहत दे। लेकिन बजट आने से पहले पेंशनर्स क्या सोच रहे हैं, सरकार की इस संबंध में कितनी बात स्टेक होल्डर्स से हुई है, बजट में कितनी संभावनाएं पेंशन बढ़ने की है, 1,000 से 10,000 पेंशन करने की जो मांग है वो कब तक पूरी होती नजर आ रही है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमरनाथ यादव, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन यूपी से जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार बच्चा, जवाहर भवन इंदिरा भवन महामंत्री कर्मचारी महासंघ से जुड़े हैं, विजय कुमार बंधु, प्रदेश अध्यक्ष आप अटेवा के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महंगाई के दौर में 1,000 की पेंशन से क्या होता है, ये पेंशनर्स का एक सवाल है जो लंबे समय से सरकार के सामने है। सरकार इस पर कितना विचार कर रही है और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन क्या करेंगी इस मुद्दे पर। विजय कुमार बंधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कुछ लग रहा है, संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों को कितनी उम्मीद बढ़ी है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और सभी अपने पैनलिस्ट और हम सबके मार्गदर्शक अमरनाथ यादव जी और तमाम साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैडम 2 सवाल ये है कि पिछले 11 सालों से इसमें पहली बात तो कोई वृद्धि नहीं की गई। दूसरा ये सवाल है कि अगर कर्मचारी अपनी वाजिब माँग माँगता है, तो सरकार सुनती क्यों नहीं? इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई, मैं समझ नहीं आता। मतलब एक रिट याचिका दायर करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षाविद है नवीन कुमार नौटियाल साहब, उन्होंने एक रिट दायर की। उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जा कहा कि हम 4 महीने के अंदर वस्तुस्थिति तय करिए। तो क्या हर काम के लिए हमको कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तभी सरकारें सुनेंगी? या जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश में हमारी बात भी सुनी जाएगी? तो एक तो चलिए पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं और कम से कम उन्होंने संज्ञान लिया। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा 4 महीने के अंदर वस्तुस्थिति क्लियर करिए। इसका मतलब अब सरकार के पास हमारी समझ में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। अब उसको 4 महीने में अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी और जो पिछले 11 सालों से नहीं हुआ है और जबकि लगातार मांग हो रही है कि भाई वृद्धि की जाए। महंगाई का दौर आप देख ही रहे हैं। इस महंगाई में इतने मामूली पैसे में क्या होता है? हम तो कहते हैं जो लोग इसको देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो कभी अपने को देख कर देखें कि इतनी कम पैसे में अपना जीवन कैसे कोई गुजारेगा। तो कम से कम आप संवेदनहीन हो गए तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए और जो वाजिब मांग है उसको आप मानिए। ये मेरा निवेदन है और ये नए साल की एक बड़ी सौगात होगी अगर सरकार सुनती है तो। जी। ये बात है, सरकार अगर सुनती है, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है उस दिशा में कर्मचारियों का जो है वो क्या स्टेक होगा। अमरनाथ यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन यूपी से हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, अगर सरकार इस बजट में भी प्रावधान नहीं करती है, पेंशनर्स को राहत नहीं मिलती है, तो क्या विकल्प आप लोगों के पास बचता है? देखिए, सरकार हमेशा चाहे पेंशन किसी भी सेक्टर की हो, सबको दबाना चाहते हैं। अन्यथा लेबर ब्यूरो का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके आधार पर इनको पेंशन और वेतन डिसाइड करना चाहिए। इस समय केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों का न्यूनतम वेतन 18,000 चल रहा है और अगर उसमें अलाउंसेस और महंगाई भत्ता राहत जोड़ दिया जाए तो 40,000 के लगभग बैठता है। 40,000 का आधा हुआ 20,000। 20,000 से न्यूनतम किसी भी कर्मचारी या किसी प्रकार किसी सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की पेंशन इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार, क्या राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी, सबकी पेंशन सरकार भार समझती है। अभी आपने देखा होगा 8वें वेतन आयोग का TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुआ है, उसमें पेंशनर को छोड़ दिया गया, जबकि 2014 में फरवरी में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुआ था 7वें वेतन आयोग का, उसमें साफ साफ कहा गया था कि रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले के रिटायर्ड सेवानिवृत्त
पेंशनरों की पेंशन को भी सिफारिश करेगी, विचार करके सिफारिश करेगा वेतन आयोग। अब उसको माइनस कर दिया गया। सरकार कहती है कि कोई भी पेंशन जो है वो सरकार के लिए भार है, और स्वयं वो सारी पेंशन लेते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए कोई हित का कोई काम आता है तो उसको भार बताते हैं। आप अभी देखे होंगे तमाम श्रम कानून ला करके मालिकान के हक में कि कोई भी जो उद्यम चल रहे हैं, इंटरप्राइजेज चल रहे हैं, वो मालिकान के हक में कर दिए और मजदूर जो है उसके विपरीत जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने डेली वेजेज, वर्क चार्ज कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी हैं, तमाम निगमों के लोग हैं जिन पर ईपीएफओ 95 लागू होता है, उन सब की नियमित सेवाएं घटा दिया गया कि नई तरह सेवाएं नहीं जोड़ी जाएंगी उनके पेंशन के लिए। इस तरह अनेक अन्याय सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनकी आवश्यकता, उनकी जो जरूरी चीजें हैं, इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में सारे मजदूर, कर्मचारी, पेंशनर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा। हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इधर 2025 में देखा है आपने, तमाम कानून ऐसे लाए गए हैं, वित्त विधेयक लाया गया, वेतन आयोग लाया गया, ये सब में कोई न कोई लिखना सरकार लगा दिया है। और इस पर पूरे केंद्र के लोग जो है, केंद्र से लेकर के सारे राज्य के कर्मचारी हो चाहे शिक्षक हो, सभी लोग पीड़ित हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। आगे भविष्य में देखेंगे बड़ा आंदोलन का सामना देश की सरकार को करना पड़ेगा। विजय कुमार बंधु जी, एक तो आंदोलन का रास्ता बचता है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को रखेंगे। दूसरा, अगर सरकार से बातचीत की अगर हम चर्चा करें कि सरकार ने इस विषय पर बातचीत करने की आप लोगों से, एसोसिएशन से, संगठनों से, प्रतिनिधियों से, कर्मचारी और पेंशनर्स जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कितनी बातचीत की है कि इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता दिखाई देती है, नजर आती है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 4 महीने के भीतर इस मुद्दे को सुलझाने के फैसले पर ध्यान करें, गौर करें, तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आप लोगों से, स्टेक होल्डर से इस विषय पर चर्चा कर इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। देखिए मैडम, ऐसा है ना, मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के बता रहा हूँ, वर्तमान सरकार बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति में है। वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार हो, किसी के साथ हो, सबके साथ संवेदनहीनता दिखाई जा रही है और तानाशाही दिखाई जा रही है। अभी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है और इसी दृष्टि से हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, पैरामेट्रिक के लोगों को भी हाई कोर्ट दिल्ली ने उनको सशक्त बल मानते हुए पेंशन को उनको माना कि वो पुरानी पेंशन के वो हकदार है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं किया गया, प्लस उसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतलब आप सोचो, जो वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, वो अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं देना चाहती है। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो तानाशाही है। दुर्भाग्यपूर्ण आपको मैं बताऊं आपको कि अभी अपना वेतन बढ़ाना हो, अपना भत्ता बढ़ाना हो, अपनी सुविधाएं बढ़ाना हो, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, मिनटों नहीं लगता। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हैं, उनको सुविधाएं मिलती थी, लेकिन उसमें बढ़ोतरी की गई और एक एक सेवानिवृत्त को एक एक सेवक जो है 50 हजार का रखने का, चीफ सेक्रेटरी जो भूतपूर्व हो जाए थे उनको दौड़ देना है। मतलब अपनी पैसा, अपनी सुविधा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जब, जैसे सर ने भी कहा कि सिर्फ शिक्षकों को देना होता, श्रमिकों को देना होता, तो ये समस्या आती। सरकार वार्ता जैसे शब्द जो पहले हुआ करते थे, एक डेलीगेट बैठता था, अपनी बात रखता था, सरकार बात को सुनती थी, हम अपनी समस्या कहते थे, वो अपनी भी समस्या कहते थे, लेकिन उसी में संवाद से कोई न कोई रास्ता निकलता था। लेकिन अब तो संवाद होने नहीं है, अब तो संवाद के अलावा सीधे फरमान आता है। और इस तरह से जो श्रमिक वर्ग है, जो शिक्षक है, कर्मचारी है, वो सारे के सारे लोग इस समय बड़े तनाव में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कुत्ता प्रभारी बनाए जा रहे हैं। एक शिक्षक को कुत्ता प्रभारी बनाया जाता है, वो चाहे जिन जिलों में आप देखें लगातार आदेश आ रहा, अब उसका अपमान भी हो रहा है, काम भी कर रहा है। एसआईआर आया, किसने काम किया, या जो भी चीजें आई, कौन काम कर रहा है? यही शिक्षक है, कर्मचारी है, श्रमिक वर्ग है, यही तो आंख नाक कान है सरकार का। उससे काम भी कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उसका वाजिब हक भी नहीं देंगे, और उसके बाद बदनामी भी अलग से कराएंगे। तो सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि संवाद सरकार खुद नहीं करना चाहिए। हम सब तो चाहते हैं सरकार संवाद करे, हम अपनी बात रख सकें। अच्छा, दूसरी एक चीज जो और महत्वपूर्ण है, हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भाई? चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, एक कर्मचारी होने नाते हम अपनी बात, अपनी पीड़ा किससे कहने जाएंगे?
तो सरकार से ही कहेंगे। सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी हैं, वो कभी बयान दे देंगे कि हम तो प्याज खाते नहीं, तो हमको प्याज से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से कोई विषय आएगा चुप्पी साधे रहेंगे, अपनी बात आएगी तो रख देंगे। तो पूरा सरकारी कर्मचारी जो है, जो श्रमिक वर्ग है, वो सारे एकजुट होंगे और निश्चित रूप से 26 में एक बड़े आंदोलन की तरफ ये सरकार विजय कुमार बंधु जी, आपका कहना है और शायद ये आरोप भी है कि सरकार दरअसल चर्चा ही नहीं कर रही है। सरकार में चर्चा करने के लिए बहुत सारे जो है विकल्प होते हैं। मंत्री करे, मंत्री नहीं करे तो अधिकारी करे, अधिकारी नहीं करे तो उनके अधीनस्थ करें। कोई भी सरकार में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने प्रयास किया। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा चल रहा है, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी कुछ की प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी मैं लेती हूँ। कहना है फजल मुल्ला का कि सरकार पॉलिटिशियन को 5 लाख रुपए पेंशन कैसे दे रही है। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। वैसे ही कुछ और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मैं लूंगी, लेकिन विजय कुमार बंधु जी, मेरा सवाल जो आम आदमी और जो पेंशनर है बड़ी संख्या में और उसके परिवारजन है, वो ये समझना चाहते हैं कि किसी भी स्तर पे सरकार के कोई भी वार्ता चर्चा की गुंजाइश बनी नहीं है, या आप लोगों ने भी अब छोड़ दिया है चर्चा के लिए बात करना? नहीं, ऐसा नहीं मैडम, क्योंकि हम भी जानते हैं किसी समस्या का समाधान संवाद से होगा। तो हम लोग लगातार पत्र लिखते रहते हैं, लगातार सरकार पास जाता रहता है, समय भी मांगा जाता है कि भाई मिलना चाहते हैं इस विषय पर, वो भी होता है। जो अपनी मांगे हैं उस किसी न किसी माध्यम से, किसी न तरीके से उसको भेजते रहते हैं, लेकिन सरकार टेबल पर बैठना नहीं चाहती है। अब उसका क्या मकसद है, मेरी जो समझ में आ रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, सरकार सारी चीजों को निजी हाथ में देकर अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, इसीलिए टेबल टॉक नहीं कर रही है। और ये पहले ऐसा नहीं था कि टेबल टॉक नहीं होता था, ये इधर पिछले 10-12 सालों से बहुत ज्यादा इस दिशा में आगे बढ़ा मामला। अब इसी विषय जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 11 साल से, 11 साल कम टाइम नहीं होता मैडम, 11 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1 दशक से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद भी वो भी विषय ऐसा हो जहां पेंशनर्स को महज 1,000 रुपया मिल रहा है, उस 1,000 रुपया को बढ़ाकर थोड़ा ऐसा तो जरूर कर दिया जाए कि लेने वाले की रेस्पेक्ट हो, देने वाले की भी रेस्पेक्ट हो। 1,000 में तो आजकल बिजली का और पानी का बिल तक नहीं हो पाता है। जी, बहुत वाजिब बात आपने कहा कि उसका हम किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। रिस्पेक्ट जो आपने एक शब्द जोड़ा ना, वो बहुत मतलब उसको लेने वाले को किसी से बताए कि मेरी 1,000 पेंशन है, 1,000 हमको मिलेगा या मिलता है। आप कल्पना करिए इस दौर में जो महंगाई का दौर है, वो अपना मेडिसिन, अपनी दवाएं और अपनी जांच भी पूरी नहीं करा सकता है इस दौर में। इसका मतलब जो इस देश को एक तमाम सारे अपने योगदान दिए हैं, क्या इस देश का जो वरिष्ठ नागरिक हो गया है, क्या इतने के भी हकदार नहीं है? उसको कायदे से उसको चिकित्सा मिल सके, सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, क्या इतना भी हकदार नहीं रहता वरिष्ठ नागरिक? तो ये सवाल गंभीर है। निश्चित रूप से सरकार को विचार करके उस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। 11 साल लंबा टाइम होता है, तो इस पर सरकार को वाजिब मांग, मैं नहीं कहता कि आप किसी को 1 लाख दे डालिए, लेकिन कम से कम जो एक महंगाई के दौर में एक जीवन जीने के लिए सम्मानजनक होता, उतना तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, अमरनाथ यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन यूपी, बहुत बड़ा आंदोलन आप करने जा रहे हैं और सरकार उसके लिए तैयार रहे अगर 4 महीने में नहीं किया गया। इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से बनाई जा रही है? क्या सारे एसोसिएशन, संगठन जितने आप लोगों से जुड़े हुए हैं, सब इसमें एकजुट हैं, या यहाँ पर भी कहीं दरार सरकार की तरफ से या आप लोगों में आपस में मुद्दों पर, विषयों को लेकर कहीं है जिसकी वजह से आंदोलन या सरकार पर दबाव उतना नहीं बन पाता है? हेलो, हमसे जी यादव जी। हाँ, आपका प्रश्न बहुत सही है। लोग एकजुट भी हो रहे हैं और ऐसा भी है, सरकार बात करती है, बात भी ऐसे लोगों से करना चाहती है जो उनके कम से कम कुछ पक्ष में बात करें, उनके जो ऐसे लोगों से बात करती रहती है। और हम लोग भी जैसे प्रयास करते हैं, तमाम ऐसे एक आध उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के सामने हमने जो है गत सितंबर में एक बात रखी कि जो आप इन राशिकरण लोगों को देते हो,
₹1 पर 98 रुपए, उसकी वसूली 8, 7, 3 महीने में हो जाती है, 15 साल क्यों काटते हो? उन्होंने कहा हमारे समझ में आ गया एक्सेस रिकवरी हो रही है, लेकिन निर्णय आज तक नहीं हुआ। अब बंधु जी ने जैसे बात कही कि वो संगठनों से बात नहीं करना चाहते, बात करने के लिए जब तक कर्मचारी इनको बाध्य नहीं करेंगे, तब तक बात कोई सरकार करती नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आप संबंध रख रही हैं, तो आप जान ही रही होंगी कि 94-95 में बड़ी हड़ताल हुई, 86 में उत्तर प्रदेश में बड़ी हड़ताल हुई, 2005 में उत्तर प्रदेश में डीए मर्जर को लेकर हड़ताल हुई, और जब बाध्य किया गया है सरकारों को तब सामने आती हैं। अभी एम्प्लॉयज जो संगठन है वो बाध्य करने की स्थिति में नहीं आए हैं। जैसे बहुत से संगठन ऐसे हैं, दिल्ली में बड़ी रैलियां हुई, हम भी 4 प्रोग्राम किए हैं। 2025 में सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन के बैनर के तले हमने 4 प्रोग्राम वित्त विधेयक के खिलाफ, जो भारत सरकार ने जारी किया 8वें वेतन आयोग में पेंशनों को जो छोड़ दिया गया उसमें, और जो पेंशन को नॉन फंडेड पेंशन बताई गई है, ना अनकंट्रीब्यूटरी पेंशन बताई गई है, यह सरकार ने बिल्कुल गलत काम किया है। आपने एक उच्चतम न्यायालय का फैसला मैं कोट करना चाहूंगा, DS नाकरा साहब के एक मुकदमा था, उस मुकदमे में फुल बेंच का फैसला में लिखा गया है कि पेंशन जो है लंबित वेतन होती है, ये कोई कृपा नहीं है, सरकार की एग्रीगेशिया नहीं है, ये लंबित वेतन है। तो जब लंबित वेतन मेरा है अपने कार्यकालीन सेवा का के समय वेतन जो हमारा रोक लिया गया, वही पेंशन के रूप में दिया जाता है, तो उसको नॉन फंडेड कैसे कहा जा रहा है और उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी कैसे कहा जा रहा है? ये शब्द ऐसे हैं जो भारत सरकार हम पेंशनरों को अपमानित कर रही है, कर्मचारियों और शिक्षकों को अपमानित कर रही है। इसके लिए सुशील कुमार बच्चा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये जो अपमान हो रहा है पेंशनर्स का, शिक्षकों का, इस अपमान से पार पाने के लिए, या इस अपमान से जो भी जिन लोगों को भी ये अपमान सहना पड़ा है, उनकी संख्या क्या वाकई में सुशील कुमार बच्चा जी इतनी नहीं है कि वो सरकार पर दबाव राजनीतिक रूप से बनाने में कामयाबी, मतलब कहां पर पेच बार बार फंस जाता है। 11 साल एक मुद्दे पर सरकार अगर कोई फैसला नहीं ले पा रही है, तो वो पॉलिटिकली उतना पावरफुल सेक्टर नहीं है। ये एक बड़ा कारण है सुशील जी। जी सही कह रहे हैं आप भाई। हम लोगों को आंदोलन में एकजुट होने की आवश्यकता है। हम लोग एकजुट होंगे तभी कुछ लाभ मिलेगा। अभी सरकार तमाम संशोधन कर भी रही है, NPS के कर्मचारी हों या कोई भी हो, उनके लिए संशोधन हो रहा है। भाई पुरानी पेंशन के लिए सब लोग लड़ रहे हैं, सबसे संगठन मांग उठा रहे हैं, मगर एकजुटता नहीं दिखती है। एकजुट रहेंगे और सरकार करेगी। भाई सरकार तो कर्मचारियों के लिए समर्पित रहती, कर्मचारी उनके अंग भी हैं। विकास कार्यों में हर जगह हम लोग उनको योगदान देते हैं, और सरकार और कर्मचारियों का सामंजस्य रहता, तभी किसी जनता को लाभ भी मिलता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि ये अंशदायी संस्था जो संगठित क्षेत्र के लोगों को के लिए EPFO, तो जो ये है EPFO के बारे में बोलना चाहूंगा कि सार्वजनिक प्राइवेट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है में संगठित क्षेत्र के लिए आपने कहा था 1000 से मैं पढ़ रहा था अभी कि 5000 रुपए करने पर सरकार विचार कर रही। अच्छी बात है, विचार कर रही तो इसे विचार करेगी। मैं विचार करने से विचार कर रही तो वह सरकार करे, सरकार को और भी सुझाव हम लोग दें कि इसमें और अच्छा भला हो जाए कर्मचारियों का, या प्राइवेट सेक्टर के हों, या NPS कर्मचारी हों, या कोई भी कर्मचारी हो। तो जब ये एकजुटता दिखेगी तभी संख्या बल दिखेगी, तभी लाभ मिलेगा। जी विजय कुमार बंधु जी, आंदोलन की तैयारी भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, सरकार अपने तरफ रिजिड है। हम हर बार ये जब भी इस विषय पर चर्चा करते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि सरकार 11 साल तक अगर इस छोटे से मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रही है, तो सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस इसका बहुत बड़ा कारण है। वाकई में सरकार के पास आर्थिक कोष में इतनी कमी है कि आप लोगों के इस मुद्दे की सुनवाई नहीं हो। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप लोगों का मामला अटका हुआ है। जी बिल्कुल मैम, इस बात को मैं बिल्कुल झूठ मानता हूं कि पैसे की क्राइसिस है। ये बिल्कुल सफेद झूठ बोला जाता है। पैसे की कोई क्राइसिस नहीं है, और अब तो हम दुनिया की महाशक्ति बनते चले जा रहे हैं, रोज का रोज महाशक्ति बढ़ रहे हैं। तो जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो उसमें हमारी भी भूमिका है
इस देश के जो शिक्षक कर्मचारी हैं, जो भी लोग एम्प्लॉइज हैं, श्रमिक वर्ग, उनकी भी भूमिका है, तभी तो आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं मंत्री काम करने से आर्थिक महाशक्ति बन गए। जब हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो पैसे कोई क्राइसिस नहीं। और दूसरी बात, अगर हम बन रहे हैं तो हमारी भी तो हिस्सेदारी उसमें होगी, कि हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी। हम महाशक्ति बनते जाएं और 1000 से हम 1000 पेंशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के एनपीएस यूपीएस में झूला झुला रहे हैं, तो आर्थिक महाशक्ति, यह तो झूठी बात है, यह तो वो झूठी बात है। और रही बात पैसे की, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पिछले 13-14 सालों से लगातार पूरे देश में पेंशन के आंदोलन को मैं चला रहा हूं। एकदम सफेद झूठ बोला जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री साहब ने कहा कि 24-25 में, 25 और 26 के दिसंबर में हमको सबसे ज्यादा जीएसटी मिली है। तो जीएसटी मिली तो इसका मतलब उसमें कर्मचारी भी लगे होंगे और जो टैक्स पेयर होंगे, तब पैसा आपके पास आया ना। और अगर टैक्स पेयर आपको पैसा दे रहा है तो आप अपनी सुविधाओं के लिए सारा इस्तेमाल क्यों करेंगे? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन तमाम सारे 1-1 घंटे के प्रोग्राम में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो पैसा तभी तो खर्च हो रहा है। पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है सुशील कुमार जी, जिसकी वजह से ये काम सरकार नहीं कर पा रही है। राजनेताओं की, आला कमान की, जो भी मुखिया बैठे हुए हैं, राजनीति के कई लेवल होते हैं, वहां पर भी विधायक, सांसद, आप लोगों के पक्ष में बड़ी सारी बातें बड़े लोगों के द्वारा की गई, चिट्ठियां भी लिखी गई, बड़े लोगों ने संसद और इधर विधानसभाओं में भी आपके मुद्दों को रखा, लेकिन क्या वो ठीक से मजबूती से रख नहीं पाए कि सरकार तक आपकी बात ठीक से पहुंची नहीं? ऑडियो ऑन करिए। जी हेलो, हाँ जी, बोले। हाँ जी, नहीं मजबूती रखा गया है, मगर सरकार को भाई जब सबको पेंशन, पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है और एनपीएस के बाद जो आए हैं और प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैं अब जैसे मान लिया बात जो आ रही है ईपीएफओ वाली, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ तो ये जो पुरानी पेंशन में सरकार भाई आज है कल नहीं है, मगर जो आएगा वो देगा, कर देना चाहिए। और संशोधन करना, एकदम संशोधन जो बार संशोधन हो रहा है एनपीएस के मामलों में, पेंशन के मामले में एकदम संशोधन जो करना कि भैया ये पेंशन इतनी मिलेगी है, क्योंकि परिवार रहेगा, परिवार में पेंशन पुरानी नहीं मिलेगी तो बहुत दिक्कत आएगी। एकदम पैसा मिलता है, जो पैसा एकदम मिलता है वो मिलेगा, एनपीएस पे पैसा मिलेगा और पुरानी पेंशन मिलता है। ये पुरानी उससे बाद जो पेंशन नहीं होगी तो दिक्कत आती है। अब जब एनपीएस में कम पेंशन है और हम लोग ज्यादा पेंशन पुराने उसमें हैं, हम 93 का अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था, तो हमको पुरानी पेंशन मिलेगी, अब एनपीएस वाले बच्चों को नहीं मिलेगी, तो दिक्कतें नहीं मिलेगी तो परिवार में कुछ दिक्कतें आएंगी। बुजुर्गी जब आदमी रिटायरमेंट होता है उसके बाद दिक्कतें बढ़ती परिवार वाले इज्जत नहीं करते हैं। तो सरकार को समग्र विचार करना चाहिए। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में सबको पेंशन दी जाती है तो इनको भी पेंशन दी जाए। भाई अभी हमने सरकार को, भारत सरकार को पत्र भी लिखा था वित्त मंत्री जी को, मैंने बराबर में मांग उठा रहा हूँ कि भाई सरकार आज है 10 साल है, 15 साल, 20 साल रहेगी, जो सरकार आएगी अभी तो पेंशन देना नहीं है, पुरानी पेंशन घोषणा हो जाए एक बार कायदे से, सबको मिल जाए। मगर हम संगठनों से बात भी करूंगा, ये संगठन जितने भी बने हैं, कर्मचारी संगठन है या सामाजिक संगठन है, जो भी संगठन है जो पेंशन पुराने पेंशन लोग बात उठाते रहते हैं, कम से इनको एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म आना चाहिए। अलग अलग आंदोलन होते रहते हैं, अलग अलग कोई शामिल, कोई जाता कोई नहीं जाता, सरकार भी समझ है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी जो सरकार इस बिखराव का फायदा उठाती है, अमरनाथ यादव जी, जो बिखरे हुए हैं आप लोग, उसका फायदा सरकारें उठाती रही हैं और अभी भी उठा रही हैं। जी ऐसा है, सरकारें कभी भी एम्प्लॉय के पक्ष में नहीं रहती। जब एम्प्लॉय एकजुट होकर आगे बढ़ता है तभी सरकारें को सुनती हैं। संसाधन की बात सरकार हमेशा करती है। एक उदाहरण आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जस्टिस आर्यन शर्मा एक आयोग बना था केंद्र और राज्य का महंगाई भत्ता बराबर करने के संबंध में। उसके सामने जब राज्य सरकार ने संसाधन की बात रखा तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल विल। ये बड़ा ही ऐतिहासिक सेंटेंस उनका है जज साहब का। तो जिस समय ये लोग
कोई काम करना चाहते हैं उस समय इनके पास संसाधन रहता है। जैसे हमारे ये पूर्व पैनल पे जिन लोगों को रखा है बता रहे हैं, तमाम जीएसटी की रोज बताते हैं हमारा बढ़ोतरी हो रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सब हमको देने के लिए, इंप्लॉइज को देने के लिए, मजदूरों को देने के लिए इनके पास कमी है, और इस कमी को ये जब लोग इकट्ठे होते हैं दूर होने लगते हैं। और ऐसा एक दूसरी बात और भी है, थोड़ा लोकतांत्रिक सरकार थोड़ा कम है, सरकार लोकतंत्र में विश्वास थोड़ा कम करती है, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हम जो समझते हैं, हम जो 75 प्लस वाले हैं, हम इस समय मैं 75 प्लस वाला हूं, लेकिन बहुत से दुनिया देखा है, और मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह और सरकारें हुआ करती थी सुनवाई करके उस पर, अभी एक उदाहरण और हम आपको दिलाता हूं याद, 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने ऑनलाइन मीटिंग में बोले, उस पर हम लोग भी अपनी बात रखे थे। उन्होंने बोला कि हमने संगठनों से बात कर लिया है, बहुत जल्दी निर्णय सामने आएगा। लेकिन हम ऐसे कई बार बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन निर्णय सामने नहीं आते। तो इसका मुख्य कारण है कि एम्प्लॉइज की अनेकता तो है ही है संगठन में, अगर एकता नहीं रहेगी तो बात तो नहीं बनती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये पॉलिटिकल लोग लोकतांत्रिक नहीं है, पॉलिटिकल जरूर है ये, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहते, मजदूरों को नहीं चलाना चाहते, इंटरप्राइजेस शिक्षक संस्थानों को नहीं चलाना चाहते। ये सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें जेके शर्मा है, उनका कहना है कि पेंशन आंदोलन जिंदाबाद है, ओपीएस हमारा हक है। इसके अलावा देवेंद्र सिंह है, उनका कहना है सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इस संघर्ष में भाग लें। सभी यूनियन से उन्होंने एक तरह से ये बात की है। सूर्यांश यादव हैं, वो बोल रहे हैं अटेवा जिंदाबाद। इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी तरफ से आ रही है। जो दर्शक हमारे पैनलिस्ट से सवाल करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, हम उनके जवाब पैनलिस्ट से लेंगे। लेकिन विजय कुमार बंधु जी, बात ये है कि तमाम प्रयासों के बाद भी अगर बात नहीं बन पा रही है तो इसका मतलब ये भी तय है कि सरकार को ये समझ में आ चुका है कि ये मुद्दा ऐसा है, ये मसला ऐसा है, ये विषय ऐसा है जिस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो भी चलता रहेगा, चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जैसा कि यादव जी ने कहा, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, और हम सब, सरकार अगर नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। और अभी जनवरी, आज नए साल की शुरुआत है, वो महीना चल रहा है, हम लोग आगे प्लानिंग करके और इसको बड़े बृहद आंदोलन के, जैसे पहले भी तमाम सारे आंदोलन हम सब ने किए हैं, आगे भी बृहद आंदोलन करेंगे। और सरकार को आज नहीं कल इसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लाखों लाख लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और इसको आज नहीं कल सरकार करना पड़ेगा। उसके पीछे एक कारण बता दूं, जैसे एनपीएस में रोज संशोधन हो रहा है, यूपीएस में भी संशोधन रोज हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं आवाज का, आप सब जैसे तमाम पत्रकारों का जो आवाज कहीं न कहीं जा रही थी उस पर, लेकिन हमारा जो मानना है वो संशोधन एनपीएस में, यूपीएस में संशोधन नहीं, हूबहू ओपीएस चाहिए। और सरकार आज नहीं कल उस पर आएगी, ये मेरा विश्वास है। और हम लोग बृहद रूप से बड़े आंदोलन की तरफ 26 में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि सरकार पर तमाम दबावों के बाद भी सरकार इस मुद्दे पर कर्मचारियों की बात को मानने समझने को तैयार नहीं है, ना ही किसी तरह की चर्चाओं को बढ़ावा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कितना लंबा आप किस मुद्दे को खींच सकते हैं। सरकार को 4 महीने के भीतर पेंशन के मुद्दे को, मसले को समाधान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। 4 महीने के भीतर, बल्कि अगले महीने ही बजट है और बजट में क्या कुछ इसको लेकर बात सरकार की तरफ से की जाती है, देखना होगा। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि समाज के मुद्दों को हम समाज के साथ साझा करें और सरकार के ध्यान में लाएं, ताकि सरकार जिन मुद्दों के लिए समय नहीं निकाल पाती है उन पर भी ध्यान दे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।